हेलो दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में हाई ब्लड प्रेशर जो है किन-किन बीमारियों को जन्म दे सकता है और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये बहुत ही प्रोटीनयूरिया जैसे बीमारियों को जन्म दे सकता है, इक्लेम्पसिया जैसे बीमारियों को जन्म दे सकता है, प्री इक्लेम्पसिया जैसे बीमारियों को जन्म और ये हमारे मदर और फीटस को कैसे अफ़ेक्ट्स करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये किन-किन लक्षणों से जाना जाता है। आज के इस मिडवाइफरी सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब हमारा जो बीपी है वो सिस्टोलिक जो बीपी होगा वो हमारा अगर 140 से ज़्यादा हो जाए, यानी अगर हमारा जो सिस्टोलिक बीपी है वो 140 से ज़्यादा हो जाए और जो हमारा डायस्टोलिक बीपी है अगर वो 90 से ज़्यादा हो जाए और वो 2 ओकेजन्स पे मिले और 4 घंटे बाद अगर हम लोग बीपी नापते हैं तो भी अगर हम लोग को हाई बीपी मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हम लोग बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टोलिक बीपी है वो 140 से ज़्यादा होना चाहिए और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 2 बार होना चाहिए, यानी 2 ओकेजन्स में होना चाहिए और 4 घंटे अपार्ट, यानी जैसे कि अभी हम लोग बीपी लिए और हाई बीपी आई और फिर 4 घंटे बाद अगर हम लोग फिर बीपी नापते हैं और उसमें भी अगर हाई देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और जो हमारा जो डायस्टोलिक बीपी होता है प्रेगनेंसी के समय जो हम लोग नापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्टेथोस्कोप के द्वारा जो हम लोग साउंड सुनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टकॉफ साउंड। क्या बोलते हैं? कॉर्टोकॉफ साउंड हम लोग बोलते हैं। नॉर्मल जो कॉर्टोकॉफ साउंड होता है वो हमारा क्या होता है, ये इसको हम लोग 5 स्टेज में बाँटते हैं। तो जो स्टेज 1 होता है वो हमारा सिस्टोलिक बीपी का होता है जहाँ से साउंड स्टार्ट करता है और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेज 5 में हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। ये नॉर्मल आदमी की बात की जा रही है, यानी नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्डकॉफ साउंड में स्टेज 1 में हम लोग सिस्टोलिक बीपी नापते हैं जहाँ से साउंड स्टार्ट होता है और स्टेज 5 में हम लोग क्या करते हैं कि साउंड जहाँ पे खत्म होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक बीपी नापते हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के समय जो है कॉर्डकॉफ साउंड में स्टेज 1 में हम लोग सिस्टोलिक बीपी नापते हैं, लेकिन स्टेज 4 में जो हमारा जो स्टेज 4 का जो साउंड होता है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायस्टोलिक बीपी को मेज़र करते हैं। वो यही सारा चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है कि इन प्रेगनेंसी डायस्टोलिक बीपी जो होता है वेयर इज़ मफलिंग साउंड जहाँ पे होता है वो हमारा क्या होता है, डायस्टोलिक बीपी होता है, यानी साउंड 4 यानी स्टेज 4 पे हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी नापते हैं। अब हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को हम लोग मेनली 2 कैटेगरीज़, ब्रॉड कैटेगरीज़ में हम लोग बाँटते हैं। एक हमारा कैटेगरी क्या हो जाएगा कि हाइपरटेंसिव फीमेल हैज़ कंसीव्ड, यानी उस फीमेल को पहले से ही बीपी है और वो जब प्रेग्नेंट हो गई है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या हुआ कि उसको पहले से ही क्या है, हमारा हाइपरटेंशन है। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा कि प्रेगनेंसी के बाद अगर उस फीमेल का जो है बीपी बढ़ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो दोनों अलग-अलग केस हो गया। एक केस हो गया क्या हमारा कि उसको पहले से ही क्या है, हाइपरटेंशन है ना, उस लेडी को पहले से ही क्या है, उस फीमेल को पहले से ही हाइपरटेंशन है और बाद में वो क्या कर रही है, कंसीव कर रही है। और हमारा क्या है कि सेकंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी होने के बाद जो है उसको क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि फीमेल के पास क्या रहता है, फीमेल डिड नॉट हैव हाई बीपी बिफोर प्रेगनेंसी बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू सम प्लेसेंटल प्रॉब्लम के कारण होता है 20 वीक्स पे क्या हो जाता है, हमारा बीपी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखने वाली बात क्या है कि 20 वीक पे यानी 20 वीक से पहले जो है बीपी हम लोग जनरली जाँच नहीं करते हैं या फिर बीपी जो है हमारा नॉर्मल होता है। अगला, अब हम लोग देख लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट विल गिव हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज्ड बीपी बिफोर प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी से पहले ही उसको क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, बीपी इज रिस्क थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, यानी बीपी जो होगा पूरे प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि 20 वीक से पहले या 20 वीक्स के बाद, लेकिन अगर नॉर्मल फीमेल है तो 20 वीक के बाद ही जो है हाइपरटेंशन डेवलप होता है। अगला क्या है हमारा, बीपी डज नॉट कम बैक विद इन नॉर्मल कंडीशन विद इन 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है हमारा क्या कि थर्ड पॉइंट कि बीपी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो आता है 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी, यानी 12 वीक्स के अंदर जो है हमारा वो क्या होता है, नॉर्मल्स नहीं होता है। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में कौन-कौन सी पॉइंट्स देखने को मिलेगा, देख लेते हैं। तो प्रेगनेंसी से पहले क्या होगा, बीपी नॉर्मल होगा और
बीपी जो होगा वो रेज़ होगा 20 वीक के बाद, यानी 20 वीक के बाद ही जो है वो उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद ही जो हमारा क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है और ये नॉर्मल हो जाता है 12 वीक्स के बाद, यानी डिलीवरी के 12 वीक्स के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाता है और ये डिलीवरी के बाद भी क्या होता है, 12 वीक्स के बाद भी नॉर्मल नहीं होता है। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन और हमारा क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें अब हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, इसको हम लोग 2 कैटेगरीज़ में बाँटते हैं। एक होता है हमारा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और सेकंड है हमारा प्री इक्लेम्पशिया। तो गेस्टेशनल जो हाइपरटेंशन होता है और प्री इक्लेम्पशिया जो होता है, ये दोनों अलग-अलग होते हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या। तो कुछ इसमें कॉमन पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ इसमें डिफरेंस पॉइंट्स भी होते हैं, तो ये अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो जो गेस्टेशनल होता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, इसमें क्या होगा कि प्रोटीनूरिया देखने को नहीं मिलेगा, यानी प्रोटीनूरिया एब्सेंट रहता है। कहने का मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन नहीं देखने को मिलेगा और इंड ऑर्गन डैमेज इज एब्सेंट। इंड ऑर्गन डैमेज का मतलब क्या रहता है कि रीनल, यानी जो हमारा जो किडनी है इसको अफेक्ट नहीं करता है। कौन-सा? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और प्री एक्लेम्पशिया में क्या होता है, जो प्री एक्लेम्पशिया होता है इसमें प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट रहता है और इंड ऑन डैमेज जो होता है, इंड ऑर्गन डैमेज जो है देखने को मिलता है, यानी प्रेजेंट है, यानी रीनल के लिए क्या होता है, ये खतरनाक होता है, यानी ये क्या होगा, किडनी के लिए क्या होगा, ये खतरनाक होता है। तो ये था हमारा प्रेगनेंसी यानी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और हमारा क्या है, हमारा प्री इक्लेम्पशिया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 पॉइंट्स को मानते हैं। यानी कैसे पहचानेगा, अगर कोई आपसे पूछ देगा ये क्वेश्चन कि प्री इक्लेम्पशिया और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग-अलग करेंगे, तो प्रोटीनूरिया एक मेन हमारा क्राइटेरिया। अगर प्रोटीनूरिया जो प्रेज़ेंट रहेगा तो वो चला जाएगा प्री इक्लेम्पशिया के केस में और हाइपरटेंशन है यानी प्रोटीनूरिया क्या है, एब्सेंट है। यानी प्रोटीनूरिया जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्कर, यानी प्री इक्लेम्पशिया हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या, तो प्रेगनेंसी कॉमन पॉइंट्स क्या हो जाएगा कि पेशेंट बीपी विल बी नॉर्मल बिफोर प्रेगनेंसी। तो पेशेंट का जो बीपी रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा प्रेगनेंसी से पहले। बीपी विल इंक्रीज आफ्टर 20 वीक्स, यानी 20 वीक्स के बाद ही जो है बीपी इंक्रीज होगा और फिर से नॉर्मल हो जाएगा 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। अब प्रोटीनूरिया क्या होता है, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनिशन का क्या मतलब है, एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, यानी अगर यूरिन में हम लोग को क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीनूरिया बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है। अब ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोटीनूरिया, तो देख लेते हैं। तो एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, तो मान लीजिए प्रोटीन अब निकल तो रहा है, नॉर्मली भी निकलता है प्रोटीन यूरिन में, लेकिन उसका जब अमाउंट बढ़ जाएगा तभी तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीनूरिया। तो देख लेते हैं। तो इन 24 आवर यूरिन सैंपल जो होना चाहिए वो हमारा ग्रेटर और देन और इक्वल टू 300 मिलीग्राम। तो अगर 3 ग्राम 0.3 ग्राम या 300 मिलीग्राम से अगर 24 घंटे में ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीनूरिया बोलते हैं। और क्या है हमारा सेकंड कि इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर में भी क्या होगा, रैंडम यूरिन सैंपल में भी क्या होगा, ग्रेटर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो अगर ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीनूरिया बोलते हैं। और डीप स्टिक मेथड में भी अगर देखें तो डीप स्टिक मेथड में अगर देखा जाए तो हमारा जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अगर ग्रीन हम लोग इंडिकेट करता है क्या कि प्रोटीनूरिया का जो लेवल है वो +1 हो चुका है, +1 प्रोटीनूरिया जो है प्रेजेंट है। अगर नील रहेगा या फिर इफ नील या ट्रेसर, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीनूरिया प्रेजेंट नहीं है। तो ग्रीन कलर से हम लोग डिसाइड करते हैं। इंड ऑर्गन डैमेज में क्या क्या हो सकता है, लीवर एंजाइम रेज्ड हो जाएगा, वो दुगने से ज़्यादा हो जाएगा। सीरम क्रेटिनिन ग्रेटर देन 1.1 हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा 1 लाख से। विजुअल सिम्टम्स या सेरेब्रल इडीमा देखने को मिलेगा और पल्मोनरी इडीमा देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा इंड ऑर्गन डैमेज। अब हम लोग देख लेते हैं एक नोट पॉइंट हमारा क्या है, तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी और प्लस में प्रोटीनूरिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्री इक्लेम्पशिया देखने को मिलता है। तो सबसे जो फर्स्ट कंडीशन वो हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, हाइपरटेंशन यानी बीपी थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद जब उसके और आगे बढ़ेंगे तो बीपी बढ़ने के साथ साथ अगर हमारा जगह प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इक्लेम्पशिया बोलते हैं। और प्री इक्लेम्पशिया के साथ अगर हम लोग को कन्वल्सन भी देखने को मिलता है या मिर्गी देखने को मिलेगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लेम्पशिया बोलते हैं। तो अब
एक और अब हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं कि एनी वन ऑफ दीज साइंस इफ प्रेजेंट, प्लस में क्या हो जाएगा हाइपरटेंशन, यानी प्रोटीनूरिया प्लस में हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्री इक्लेम्सिया हो जाएगा। और प्री इक्लेम्सिया को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक हो जाता है माइल्ड और एक हो जाता है सीवियर। तो माइल्ड में क्या होगा कि बीपी हमारा जो होगा वो 160 से ज़्यादा होगा, और सॉरी 140 से ज़्यादा होगा और 160 से क्या होगा कम होगा। माइल्ड में क्या हो जाएगा, यानी रेंज हमारा क्या रहेगा माइल्ड में 140 से लेकर 160 के बीच में रहेगा। और साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज एब्सेंट, यानी इंड ऑर्गन जो क्या होगा हम लोग को शाइन इसका देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सीवियर में क्या होगा हमारा कि बीपी जो होगा वो 160 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 160 से अगर ज़्यादा हो जाएगा और साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलते हैं। तो प्री एक्लेम्पसिया को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक था हमारा क्या माइल्ड और सेकेंड था हमारा सीवियर। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्या इक्लेम्पसिया क्या होता है, यानी प्री इक्लेम्पसिया का कंडीशन और प्लस में सीजर, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे, सीजर हो जाए या कन्वल्सन हो जाए, तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर भी अगर इसमें जुड़ जाएगा, यानी सीवियर प्री इक्लेम्पसिया और प्लस में सीजर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्लेम्पसिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इक्लेम्पसिया बोलेंगे। तो ये क्या हमारा सो इक्लेम्पसिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्री इक्लेम्पसिया, इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइल्ड प्री इक्लेम्पसिया। तो ये सीवियर प्री इक्लेम्पसिया का केस है। अब इसमें नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। In all patients of severe preeclampsia, you should ask about the symptoms which indicates patients through convulsion, यानी convulsion तो नहीं हो रहा, सीजर तो नहीं आ रहा, ये चीज हम लोग को पूछते रहना है। अब इसमें क्या हो जाता है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो हमारा इक्लेम्पसिया है वो बढ़ रहा है, सीवियर इक्लेम्पसिया से किस में जा रहा है, इक्लेम्पसिया की ओर जा रहा है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा सिम्टम्स, तो फर्स्ट हमारा क्या है डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो हमारा होगा नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 30 ml पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। हेडेक विच इज नॉट कॉज्ड बाय रेगुलर मेडिकेशन, हेडेक होने लगेगा जो कि रेगुलर मेडिकेशन से पहले नहीं होता था। अगला क्या हमारा एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा और विजुअल सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे ब्लरिंग ऑफ आइज, डिप्लोपिया, यानी सभी चीज़ें, डिप्लोपिया का मतलब क्या हुआ कि सभी चीज़ें दो-दो दिखाई देगा, जैसे लगेगा कि उसको दो-दो आदमी खड़े हैं, जैसे वो लगेगा कि एक ही आदमी उसको दो-दो दिखाई दे रहे हैं, और उसका विज़न क्या हो जाएगा ब्लर होने लगेगा, यानी धुंधलापन उनको दिखने लगेगा। तो कन्वल्सन क्यों होता है इक्लेम्पसिया में हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या है पैथोफिजियोलॉजी अब हम लोग देखते हैं। तो जब बीपी इंक्रीज होता है तो क्या होगा व्हेन बीपी इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ब्लड गोइंग टू ऑल ऑर्गन्स डिक्रीज, जब बीपी बढ़ जाता है तो वॉल्यूम जो होता है हर एक ऑर्गन को कम मिलने लगता है, यानी ब्रेन को भी कम मिलने लगेगा, लीवर को भी कम मिलने लगेगा, तो सभी ऑर्गन्स को क्या होता है कम मिलने लगता है। तो इससे क्या होता है कि मदर का जो ब्रेन होता है उस पे क्या होता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो मदर का जो ब्रेन है उसमें भी क्या हो जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया का मतलब होता है किसी भी टिश्यू में अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो इस कारण क्या हो जाएगा सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, और सेरेब्रल हाइपोक्सिया के कारण ही क्या हो जाएगा कन्वल्सन हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे वेसोडाइलेशन करते हैं, ब्लड वेसल का, ब्रेन वेसल्स का हम लोग क्या करेंगे वेसोडाइलेशन करेंगे। तो टर्म क्या-क्या हो जाएगा क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री इक्लेम्पसिया। तो इसका मतलब क्या है कि फीमेल विथ क्रोनिकली इंक्रीज्ड बीपी कंसीव्ड एंड सडनली एट 20 वीक्स क्या हो जाएगा बीपी हो जाएगा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। शी स्टार्ट्स हैविंग प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलेगा। शी स्टार्ट्स हैविंग साइंस ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज, और स्टार्ट हो जाएगा साइंस ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज भी क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो हाइपरटेंशन होता है वो क्यों होता है, हाइपरटेंशन आखिर प्रेगनेंसी में क्यों होता है ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा में प्रॉब्लम के कारण क्या होता है 20 वीक्स में ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है कम होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन प्लेसेंटा, साइज ऑफ प्लेसेंटा इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज स्मॉल, यानी पीआईएच में अगर कोई पूछे कि प्लेसेंटा का साइज क्या होगा तो प्लेसेंटा का साइज क्या होता है स्मॉल होता है, स्मॉल प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, स्मॉल होता है यानी इसका साइज क्या होता है छोटा होता है। और ये कब देखने को मिलता है 20 वीक्स में देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या होगा जब प्लेसेंटा का साइज छोटा हो जाएगा तो प्लेसेंटा इस्चीमिया देखने को मिलता है, और इस्चीमिया जब देखने को मिलेगा तो क्या होगा इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स निकलने लगेंगे। तो इन्फ्लामेटरी रेडिएटर्स जब हम लोगों को निकलने लगते हैं रिलीज हो जाएंगे
तो क्या होगा, लीकेज ब्लड इन कैपिलरी ऑफ मदर, यानी उसके जो कैपिलरी होते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड का क्या हो जाएगा, जमावट हो जाएगा। तो जब जमावट हो जाएगा तो क्या होगा, दो कंडीशन होगा, लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी प्लाज्मा कम्स आउट एंड कलेक्ट्स, यानी लिक्विड कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, इडीमा हो जाएगा। तो क्या होगा, इडीमा हो जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी में असाइटिस हो जाएगा, यानी प्लाज्मा क्या हो जाएगा, जब वहां से प्लाज्मा बॉडी से निकल कर क्या हो जाएगा, सारे शरीर में क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा। तो जब सारे शरीर में प्लाज्मा जब फैलने लगेगा तो इडीमा हो जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा। असाइटिस हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, पेट में क्या हो जाएगा, प्लाज्मा जमा होने लगेगा। और प्लूरल कैविटी में प्लूरल इफ्यूजन होने लगेगा। अब जो सॉलिड कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होगा, तो देख लेते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स जो है स्टे करते हैं अंदर ही, तो आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा। तो ये क्या करता है, ब्लड को थिक बना देगा। तो ब्लड को थिक बना देगा तो क्या हो जाएगा, हीमो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी थ्रोम्बोसिस के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब थ्रोम्बोसिस के चांसेस अगर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंड ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो इसी कारण से इंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है हम लोग को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। अगला क्या हमारा नोट में देख लेते हैं। तो अर्लियर टू डायग्नोस प्रीक्लेम्पसिया क्राइटेरिया, तो प्रीक्लेम्पसिया को डायग्नोस करने के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, यानी कौन कौन से साधन हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या, इडीमा प्लस बीपी, अगर इडीमा प्लस यानी शरीर जो है वो अगर फूला हुआ देखने को मिलता है और बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीक्लेम्पसिया बोल सकते हैं। रैपिड वेट गेन होना चाहिए, रैपिड वेट गेन होगा और बीपी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी 0.5 केजी पर वीक से ज़्यादा जो होगा, अगर रैपिड वेट गेन हो रहा है तो हम लोग सस्पेक्ट करेंगे, यानी देखेंगे कि कहीं इसको इक्लेम्पसिया तो नहीं है, प्री इक्लेम्पसिया तो नहीं है। बट दीज आर नो लॉन्गर यूज्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन यूरिया का क्या करते हैं, जांच कराते हैं, यानी बीपी में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और प्रोटीन यूरिया बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और क्या है, बीपी बढ़ा देखने को मिलेगा और साइंस ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिलता है। तो अगर ये दोनों में से, या तो ये बीपी तो क्या है, कॉमन है, और हमारा क्या है, प्रोटीन यूरिया या साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्री इक्लेम्पसिया होता है। तो एडिमा जो होता है शिन इन प्रेगनेंसी में, वो कैसा आता है, पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा में कहने का मतलब है कि जब हम लोग दाब कर रखेंगे तो गड्ढा टाइप में क्या हो जाएगा, बना हुआ देखने को मिलेगा। ये गड्ढा जो है तुरंत भरेगा नहीं, यानी 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड टाइम लगाता है। यानी जो भी गड्ढा जो टाइम लगाएगा भरने में, जब हम लोग दाबेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिटिंग एडिमा बोलते हैं। एडिमा इज शीन इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी अगर एडिमा देखने को मिलता है पीआईएच में और प्री एक्लेम्पसिया, बट इट इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डायग्नोस प्री एक्लेम्पसिया, यानी पिटिंग एडिमा जो है क्राइटेरिया नहीं है हमारा एक प्री एक्लेम्पसिया को डिफाइन करने का। सो इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देयर इज मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, यानी मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। इन अदर वर्ड्स ऑल मैटरनल ऑर्गन्स गेट लेस ब्लड। तो लेस ब्लड, अगर माँ के ऑर्गन्स को अगर लेस ब्लड मिलेगा तो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा इंड ऑर्गन जो है अफेक्ट होता है ना। तो ये था हमारा क्या, और मोस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होता है, किडनी। मोस्ट कॉमन क्या होता है, किडनी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो किडनी को अगर लेस ब्लड मिलेगा तो क्या होगा, व्हेन किडनी गेट्स लेस ब्लड तो रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा और फिल्टरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो सीरम यूरिया, सीरम यूरिक एसिड और सीरम क्रिएटिनिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी किडनी के जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब 1 पॉइंट सीरम यूरिया अगर 1.1 से ज़्यादा हो गया, या सीरम क्रेटिनिन या सीरम यूरिक एसिड अगर 1.1 से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज। तो अगर फीटस को कम ब्लड मिलेगा तो क्या होगा, तो ऑल पार्ट्स ऑफ फीटस विल गेट ब्लड। तो इसमें क्या होगा, लेस ग्रोथ ऑफ फीटस। तो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा जब सभी पार्ट्स को ब्लड नहीं मिलेगा, सभी क्या हो जाएगा, हड़ताल पे चल जाएंगे। तो सब बोलेगा मैं नहीं अच्छे से डेवलप करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन। अब इसमें क्या होगा, फीटल किडनी को भी लेस अमाउंट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फीटल रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और जीएफआर भी कम हो जाएगा। तो फीटस क्या हो जाएगा, हमारा कम यूरिन बनाएगा, और कम यूरिन बनाएगा तो अमनेटिक फ्लूइड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोअमनिस हो जाएगा। ओलिगोहाइड्रोअमनिस में क्या क्राइटेरिया होता है कि 200 ml से क्या होना चाहिए, अमनेटिक फ्लूइड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशंस अब हम लोग प्री इक्लेम्पसिया देख लेते हैं। इसमें हेल्प सिंड्रोम जो है बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशंस आर सीन विथ सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। माइल्ड एक्लेम्पसिया में नहीं देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा? सीवियर प्री एक्लेम्पसिया में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एक्लेम्पसिया देखने को मिलेगा और हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है। एच से क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, यानी क्या हो जाएगा, फीटल एनीमिया देखने को मिलेगा। ई एल से क्या होता है हमारा, एलिवेटेड लीवर एंजाइम। तो लीवर एंजाइम्स में क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लीवर एंजाइम्स में क्या होता है, एसजीओटी और एसजीपीटी, ये दोनों क्या होगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कहीं कहीं एएलटी और एपीटी भी देखने को मिलता है लिखा हुआ। और हमारा क्या हो जाएगा, एलपी से क्या हो जाएगा, लो प्लेटलेट काउंट, यानी प्लेटलेट काउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेशंस में और क्या-क्या देखने को मिलेगा, तो एब्रप्टिव प्लेसेंटा भी देखने को मिलता है। एब्रप्टिव प्लेसेंटा क्या होता है, ये आप लोग जानने के लिए आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट में, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो एब्रप्टिव प्लेसेंटा क्या होता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन विच इज़ नॉर्मली लोकेटेड, वेयर इज़ नॉर्मली लोकेटेड, तो प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है। अगला क्या हमारा, डीआईसी। डीआईसी का फुल फॉर्म होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ये क्या होता है कि सीवियर प्री एक्लेम्पसिया में, एक्लेम्पसिया और हेलेप सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ये सारा चीज़ डीआईसी। डीआईसी क्यों होगा, डीआईसी जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट का काउंट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो प्लेटलेट का काउंट जब अगर कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है। अगला क्या हमारा, आईयूजीआर यानी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, मोर कॉमन इन सीवियर प्रीक्लेम्पसिया में देखने को मिलेगा। आईयूजी यानी इंट्रायूटेराइन डेथ, ये कब देखने को मिलता है, प्रीक्लेम्पसिया या सीवियर प्रीक्लेम्पसिया में देखने को मिलेगा। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी डिक्रीज्ड ब्लड प्लेटलेट काउंट, यानी प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या-क्या कर सकते हैं। तो हर एक विजिट पे हम लोग क्या करेंगे, बीपी को चेक करते हैं और प्रोटीनूरिया को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसीलिए हमेशा देखेंगे कि एंटीनेटल विजिट्स पे हम लोग बीपी और प्लस में यूरिन हमेशा जाँच कराने बोलते हैं, ये नेसेसरी होता है। तो इसी कारण से हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीपी हमेशा चेक करेंगे और वेट हमेशा चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इन पेशेंट्स विथ इंक्रीज्ड बीपी, यानी बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा, साइंस ऑफ इम्पेंडिंग इक्लेम्पसिया, यानी इक्लेम्पसिया की तरफ वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर साइन देखने को मिलेगा तो यूरिन आउटपुट पूछेंगे, हेडेक पूछेंगे, एपिगैस्ट्रिक पेन पूछेंगे और विजुअल सिम्पटम्स पूछेंगे। कहीं उसको इक्लेम्पसिया तो नहीं है। इक्लेम्पसिया अगर होगा तो हम लोग क्या कराएँगे, तुरंत भर्ती कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन करेंगे, यानी उससे पूछेंगे कि क्या है द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली फीटल मूवमेंट काउंट एंड चार्टिंग, यानी डेली जो है उसको क्या करना है, चार्टिंग करना है, यानी गिनना है कि फीटल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है, 1 घंटे में कितना हो रहा है, ये सारा चीज़ बोलेंगे कि लिख कर रखिए। अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए या जनरल प्री इक्लेम्पसिया के लिए, तो फर्स्ट क्या है हमारा, क्या होगा, प्राइमरी ग्रेविडा, यानी प्राइमरी ग्रेविडा को होता है मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो। अगला क्या है, बिग प्लेसेंटा, ये कब होता है, डायबिटीज और ट्विंस के केस में होता है। और 2 काइंड्स ऑफ सिंड्रोम में देखने को मिलता है, यानी मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम और एंटी फॉस्फोलिपिड यानी एप्ला, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। और 3 टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो होता है प्री इक्लेम्पसिया देखने को मिलता है। तो पहला क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी, सेकंड मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी पे एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और थर्ड हमारा है आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं रिस्क फैक्टर में, तो क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लेम्पसिया, यानी पहले से अगर प्रीक्लेम्पसिया हो रखा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसको फिर से इक्लेम्पसिया हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज बीपी, यानी अगर उसके फैमिली में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है बीपी तो हो सकता है किडनी डिजीज में और डायबिटीज में। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो स्मोकिंग जो होता है वो क्या करता है हमारा, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बीपी। तो प्रोटेक्टिंग फैक्टर का, स्मोकिंग प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पीआईएच, अल्कोहल प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो रिमेंबर में हमेशा याद रखना है कि एंटीपार्टम हेमरेज में प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रप्टिव प्लेसेंटा में रिस्क फैक्टर हमारा क्या होता है, मल्टी ग्रेविडा में देखने को मिलता है। फीमेल अगर स्मोकिंग कर रही है तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होगा हमारा क्या होगा, वो रिस्क फैक्टर होता है। और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, किसमें होता है,
प्राइमरी ग्रेविटा में, और स्मोकिंग एक प्रोटेक्टिव है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कि स्मोक करिए। स्मोकिंग करने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो ऑक्सीजन को कम कर देगा, तो फीटस को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगला है इक्लेम्पसिया, देख लेते हैं। इक्लेम्पसिया में क्या है कि सीवियर इक्लेम्पसिया और प्लस में क्या देखने को मिलेगा, कन्वल्सन देखने को मिलेगा। तो सीवियर इक्लेम्पसिया प्लस कन्वल्सन, तो ये क्या हमारा जाएगा, इक्लेम्पसिया देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, सीवियर इक्लेम्पसिया का। कन्वल्सन क्यों होता है, सेरेब्रल एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ब्लड में क्या हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हो जाएगा, सेरेब्रल एनोक्सिया हो जाएगा। तो कन्वल्सन जो होता है क्या क्या करा सकता है, तो कन्वल्सन जो होगा वो एंटीनेटल पीरियड में हो सकता है, लेबर में भी हो सकता है, और 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो एंटीनेटल पीरियड यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होगा तो क्या होगा, एंटीपार्टम इक्लेम्पसिया बोलेंगे। और ड्यूरिंग लेबर हो रहा है तो इंट्रापार्टम इक्लेम्पसिया, और पोस्ट यानी पोस्ट डिलीवरी विद इन 48 आवर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट पार्टम इक्लेम्पसिया। तो ये टाइप्स होगा इक्लेम्पसिया के, यानी कन्वल्सन कब हो रहा है इसके हिसाब से हम लोग 3 टाइप्स में बांटे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इक्लेम्पसिया क्या होता है, एंटीपार्टम होता है, और वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है एंटीपार्टम इक्लेम्पसिया का। तो दोनों क्या हो जाता है, खतरनाक है। यानी एंटीपार्टम जो इक्लेम्पसिया जो वो हमारा क्या है, कुल मिला जुला कर बोले तो वो क्या है, हमारा खतरनाक है। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के कारण ही हो रहा है। तो बिफोर प्रेगनेंसी पेशेंट बीपी वाज नॉर्मल। प्रेगनेंसी से पहले हमारा क्या था, पेशेंट का जो बीपी थे वो क्या था, नॉर्मल था। तो अगर हम लोग किसी तरह से प्लेसेंटा को रिमूव कर दें, यानी प्लेसेंटा ही इन सभी कारणों का क्या हमारा जड़ है, तो अगर हम लोग प्लेसेंटा को रिमूव कर देंगे तो बीपी फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेसेंटा को रिमूव करने से मतलब ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे हम लोग, अबॉर्ट करा देंगे। अबॉर्शन नहीं कराना है, किल नहीं करना है, यानी बच्चे को नहीं मार देना। यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी कराएंगे उसी समय, यानी हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराते हैं, डिलीवरी कराएंगे। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय क्या है, डिलीवरी या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराते हैं। ये ग्रीन हाईलाइट से हम लोग मार्क कर चुके हैं, देख लेते हैं। अब इसमें एक रिमेंबर करने वाली बात क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या है कि डज नॉट मीन अबॉर्शन या किल फीटस। अबॉर्शन हम लोग करने की सलाह नहीं दे रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। अब लेबर को हम लोग इंड्यूस कराएंगे, या ना आर्टिफिशियल लेबर कराते हैं दवाओं की तरह, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन वगैरह देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ कंडीशंस है और कब कब हम लोग को कराना चाहिए। तो कंडीशन में फर्स्ट हमारा क्या है, माइल्ड प्री इक्लेम्पसिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 37 वीक तक हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी को इंड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारा सीवियर प्री इक्लेम्पसिया है तो 34 वीक में ही हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी करा देंगे। और इक्लेम्पसिया है तो इमीडिएटली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, यानी गेस्टेशनल एज को हम लोग नहीं देखते, तुरंत क्या करेंगे, डिलीवरी करा देंगे इक्लेम्पसिया के समय। हेलप सिंड्रोम में भी हम लोग क्या करेंगे कि तुरंत करा देंगे डिलीवरी। पीआईएच में भी तुरंत कराएंगे, और हमारा फीटल डिस्ट्रेस में भी हम लोग पीआईएच विद फीटल डिस्ट्रेस, इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, तुरंत डिलीवरी करा देंगे। अब हाइपरटेंसिव जो होता है वो कब कब देना चाहिए, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो गिव व्हेन, यानी हाइपरटेंसिव जो होता है, हाइपरटेंसिव में हम लोग जनरली इसमें लेबेटालोल देते हैं। जो लेबेटालोल है वो जनरली सबसे सेफ माना जाता है। तो देख लेते हैं अब हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह भी देते हैं, कब कब हम लोग कौन कौन सा देंगे, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देख लेते हैं। तो कब देते हैं, तो ये जब बीपी हमारा 160 से ज़्यादा हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम लोग देते हैं। माइल्ड प्री इक्लेम्पसिया के केस में देंगे, और बीपी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो उस केस में भी हम लोग देते हैं। और बीपी अगर हमारा 100 150 से ज़्यादा हो गया है, और 100 डायस्टोलिक में अगर ज़्यादा हो गया 100 से, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम लोग देते हैं। अगला क्या है हमारा, सीवियर प्री इक्लेम्पसिया में भी देते हैं और इक्लेम्पसिया में भी देते हैं। ऑलवेज हैव टू गिव एंटी हाइपरटेंसिव आईवी। तो सीवियर प्री इक्लेम्पसिया और इक्लेम्पसिया के केस में आईवी हम लोग देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि माइल्ड प्री इक्लेम्पसिया में बीपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरल एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं जब तक कि बीपी जो है हमारा 150 से ज़्यादा नहीं। अगर 150 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आईवी चला देंगे। कौन सी दवाएं हैं जो हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में दे सकते हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ रहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लेबेटालोल, इसका नाम पहले ही ले चुका हूँ मैं। सेकेंड है हमारा मिथाइल
थर्ड हाइड्रोलाजीन है, निफेडिपिन है और नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रो सोडियम प्रोसाइड। तो सोडियम नाइट्रो जो प्रोसाइड है ये जनरली हम लोग देते हैं तो कब देंगे, हाइपरटेंशन क्राइसिस में देते हैं। तो जब हमारा बीपी जो हो जाएगा वो 180 को पार कर जाएगा तब हम लोग क्या करते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं और उस केस में हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन कौन सा है, तो एस इनहिबिटर जैसे एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल और क्या है लोसार्टन जो है हमारा वो क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डायूरेटिक्स भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, डाइजॉक्साइड भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और बीटा ब्लॉकर्स भी क्या हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हमारा पहले ही बता चुका हूँ, लेबेटालोल। प्री इक्लेम्सिया में हम लोग क्या देते हैं, लेबेटालोल देते हैं। क्रोनिक हाइपरटेंशन में भी हम लोग क्या देंगे, लेबेटालोल देंगे। अगर लेबेटालोल कहीं आपको आंसर में न मिले तब जाकर आपको चूज करना है कौन सा, मिथाइल डोपा। और हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हम लोग जनरली क्या होता है क्या देंगे, बीपी जो होगा 160 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेबेटालोल देते हैं। और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाजिन। ये प्रेगनेंसी के समय देते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है नॉर्मल केस में हम लोग देंगे। तो प्रेगनेंसी अगर नहीं रहेगा तो हाइपरटेंसिव में हम लोग क्या देते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं। तो ये था हमारा क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो क्राइसिस कब कब होता है ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सडनली जो हो जाएगा हमारा बीपी क्या हो जाएगा, 160 से ज़्यादा हो जाएगा। जब 160 से और 110 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेबेटालोल होता है। और आईवी जो हम लोग क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। इसमें कौन कौन सा दे सकते हैं, तो हाइड्रोलिजिन देते हैं, सस्टेन रिलीज निफेडिपिन देंगे और आईवी नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। मिथाइल डोपा जो है वो स्लो एक्टिंग है इसीलिए हम लोग नहीं देते हैं और हाइपरटेंसिव में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, 220 मिलीग्राम आईवी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सेफेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव जो होता है हमारा क्या होता है, मिथाइल डोपा होता है। इफ ऑल एंटी हाइपरटेंसिव फेल देन लास्ट हमारा क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है, जिसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जब कोई काम ना आए तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड काम आता है। अगला देख लेते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड प्रीक्लेम्सिया हम लोग क्या करेंगे, कैसे करते हैं, जिसमें माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में क्या होगा कि बीपी जो होगा 140 से ज़्यादा होगा और 160 से क्या होगा, कम होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, नो रोल ऑफ क्या होगा, बेड रेस्ट और डाइटरी साल्ट रेस्ट्रिक्शन। यानी क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, बेड रेस्ट करने बोलेंगे और डाइटरी साल्ट रेस्ट्रिक्शन करने बोलते हैं। अब ओपीडी में मैनेज्ड ऑन ओपीडी बेसिस, ओपीडी में हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको मैनेज कर देते हैं। एडवाइस देम तो क्या करेंगे, टू मॉनिटर फीटल मूवमेंट, फीटल काउंट को क्या करेंगे, बोलेंगे कि मॉनिटर करिए यानी फीटस का मूवमेंट को ट्रैक करिए। और टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में क्यों, क्योंकि जब सुपाइन पोजीशन में होगा तो क्या हो सकता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो सकता है। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूसली देते हैं, मॉनिटर करेंगे बीपी को। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, लेबेटालोल रहता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, वजाइनल डिलीवरी कराते हैं अगर 37 वीक हो चुका है तो। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स डिलीवरी 37 वीक पे। और मोड ऑफ डिलीवरी क्या हो जाएगा हमारा, वजाइनल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्सिया। तो जनरली मैनेज्ड एज पेशेंट हॉस्पिटलाइज में हम लोग करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करेंगे बेड रेस्ट, बीपी को हमेशा चेक करते रहेंगे, वेट करेंगे और इनपुट आउटपुट चार्ट को हम लोग मेंटेन करते हैं। प्रोटीन यूरिया और कोगुलेशन फैक्टर को हम लोग हमेशा देखते रहेंगे और एलएफटी केएफटी देखते रहेंगे। फीटल मॉनिटरिंग यानी नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं या बायोफिजिकल स्कोर कराते हैं वीकली, ट्वाइस वीकली यानी वीक में 2 बार। और फंडस एग्जामिनेशन करेंगे विजुअल सिम्टम के द्वारा। और साइन ऑफ इम्पेंडिंग इक्लेम्सिया यानी ये इक्लेम्सिया की तरफ नहीं बढ़ रहा है, इसका खास ख्याल रखना है। डेली क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे और हेडेक करेंगे, हेडेक को भी हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विजुअल सिम्टम्स पूछते रहेंगे, कहीं आ तो नहीं रहा है, जैसे कि ब्लरिंग सिम्टम्स, डिप्लोपिया या ब्लाइंडनेस या एपिगैस्ट्रिक पेन। और फीटल हार्ट साउंड को हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। इसमें भी ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव करेंगे। अगर इन सीवियर प्रीक्लेम्सिया अगर 160 से ज़्यादा हो गया है तो आईवी देते हैं, लेबेटालोल देंगे।
और सीजर को प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट कन्वल्सन इन हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, कन्वल्सन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगा? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 34 वीक से ज़्यादा होगा तो वजाइनल डिलीवरी को हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। इक्लेम्पसिया मैं बता चुका हूँ, सीवियर इक्लेम्पसिया प्लस में कन्वल्सन होता है। ये क्या होता है? इसमें हम लोग हमेशा पेशेंट के साइड में रहेंगे, क्योंकि उसको कभी भी जो है हमारा कन्वल्सन आ सकता है। कन्वल्सन आएगा तो उसको हमेशा हार्म हो सकता है, कहीं भी गिर सकती है। हेल्प के लिए बुलाएँगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एयरवे मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि कन्वल्सन आ रहा है तो उसका एयरवे क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है। और पेशेंट को हमेशा लेफ्ट लैटरल पोजीशन में रखेंगे। ये क्यों? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मास्क देंगे, सॉरी, ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन देंगे और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका क्या होगा? ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कन्वल्सन, यानी कन्वल्सन को क्या करेगा? ट्रीट करेगा। एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, लैग्बेटालोल देते हैं, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे और प्रिपेयर पेशेंट फॉर डिलीवरी। डिलीवरी के लिए डेफिनिटिव मैनेजमेंट वही, इमीडिएट हम लोग क्या करेंगे? डिलीवरी को इंड्यूस करते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज हम लोग क्या करेंगे कि इमीडिएट डिलीवरी कराते हैं। मोड ऑफ डिलीवरी क्या हो जाएगा? वजाइनल हो जाएगा। और नोट में हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि ऑलवेज PIH या प्री इक्लेम्पसिया डिलीवरी में, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में हम लोग का बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी रहता है वजाइनल डिलीवरी। अब हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, इसका लोडिंग डोज ज़रूर पूछता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, थोड़ी-मोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करेगा और ट्रीट करेगा किसको? कन्वल्सन को, यानी मिर्गी को या सीजर को क्या करेगा? ये ट्रीट करता है। यानी बीपी को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चलाएँगे, लेकिन जो कन्वल्सन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। नो एंटी इलेप्टिक ड्रग जैसे कि क्लोनाज़ेपाम, डायज़ेपाम, ये हैलोपेरिडोल, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें यूज़, सोडियम वैल्प्रोएट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें क्या करते हैं? यूज़ नहीं करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या करता है? सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। ये क्या करता है? ब्रेन पे एक्ट करता है, वैसोडायलेशन कराएगा और ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। जब ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो हमारा कन्वल्सन भी रुक जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट को देते कैसे हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिट्चार्ड रेजिम। प्रिट्चार्ड रेजिम जो होता है, इसमें एक खास प्रिट्चार्ड जो थे वो भाई साहब थे, वो बताए थे हम लोग को कि कैसे देना है। तो इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक होता है लोडिंग डोज और एक होता है मेंटेनेंस। लोडिंग डोज होता है वो हमेशा क्या होता है? 14 ग्राम होता है। तो 14 ग्राम कहने का मतलब क्या है? 14 ग्राम को अब हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 14 ग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए थे, 10 और 4। 10 में अब इसको भी हम लोग 2 भाग में बाँट देंगे, एक 5 और एक 5, यानी 5 एक बटक में और 5 एक बटक में हम लोग क्या करते हैं? IM देते हैं। तो वही लिखा हुआ है हमारा लोडिंग डोज़ के बारे में। तो लोडिंग डोज़ अब हम लोग देख लेते हैं। तो लोडिंग डोज़ क्या हमारा? IV देंगे 4 ग्राम, 20% सॉल्यूशन IV। तो 20% सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? IV चलाते हैं और IM देते हैं 10 ग्राम। तो 5 ग्राम देते हैं इधर, यानी राइट वाले बटक में, और लेफ्ट वाले बटक में। टोटल कितना देंगे? 14 ग्राम देते हैं। हमेशा याद रखने वाला क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। और मेंटेनेंस डोज़ में हम लोग कितना देंगे? तो 5 ग्राम देते हैं। 5 ग्राम ऑफ 50% ऑफ MgSO4। ध्यान देना है, 5 ग्राम ऑफ 50% MgSO4 यानी देखना है। और IM ऑन अल्टरनेट बटक, IM देते रहेंगे, ठीक है। और वायल में क्या होता है हमारा कि IM में 10 ग्राम देना है। तो 10 ग्राम में 10 ग्राम ऑफ 50% ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? 50 ग्राम लेफ्ट बटक में, सॉरी 5 ग्राम लेफ्ट बटक में और 5 ग्राम राइट बटक में। IV डोज कैसे देते हैं? 4 ग्राम इन 20% सॉल्यूशन। तो ये कैसे देंगे? 20 ml का जो है खाली सिरिंज लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करेंगे? 8 ml जो है MgSO4 भरेंगे और 12 ml क्या भरेंगे? NS भरेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? 20 ml जो है स्टार्ट हो जाता है। और उसी तरीके से इसमें 50% देना है। तो 50% जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? यानी 20 ml का सिरिंज लेंगे, तो 20 ml का जब सिरिंज लेंगे तो 10 ml क्या करेंगे? MgSO4 लेंगे और 10 ml क्या करेगा? NS लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? लोडिंग डोज देते हैं। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। नॉर्सेट में जनरली क्या होता है? ये परसेंटेज पूछ देता है। तो ये परसेंटेज जो है ध्यान देने वाला है। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है, ये और ये, कि कितना परसेंट इसमें 20% देते हैं और इसमें 50% देते हैं। तो कैसे बनाना है ये ध्यान देना है। तो हाउ टू गिव मेंटेनेंस डोज? तो मेंटेनेंस डोज हम लोग कैसे देते हैं? तो 5 ग्राम इन अल्टरनेट बटक 50% देंगे। तो 10 ml का क्या रहेगा? वायल रहेगा। इसमें एवरी क्या करेंगे? 4 घंटे पे देते हैं।
और रिमेंबर थेरेप्यूटिक डोज, तो थेरेप्यूटिक जो होता है MgSO4 ड्रग है, तो ड्रग है तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा, तो ये कितना होता है 4 से 7। तो मैग्नीशियम का जो होता है लेवल कितना होता है 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर ज़्यादा है तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है, और लेस है तो पेशेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इन बॉडी अगर लेस है तो पेशेंट क्या हो जाएगा, कन्वल्सन में चला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं मेंटेनेंस डोज देने से पहले हम लोग को क्या करना है कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का लेवल हम लोग को चेक करना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये तीनों पॉइंट्स जनरली एग्जाम्स में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्राइटेरिया क्या देखेंगे कि यूरिन आउटपुट जो होगा वो ग्रेटर देन 30 ml है। अगर लेस देन 30 ml रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस डोज को नहीं देते हैं। अगला क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी रेट इज ग्रेटर देन 12 पर मिनट, यानी रेस्पिरेटरी रेट जो है हमारा अगर लेस देन 12 रहेगा, यानी 12 से कम रहेगा, तो हम लोग क्या मानेंगे कि रेस्पिरेटरी जो है मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी हो चुका है, और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस डोज को नहीं देते। और तीसरा क्या हमारा, टेंडन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो अगर टेंडन रिफ्लेक्स जो हमारा वो क्या है, एब्सेंट रहेगा। टेंडन जो रिफ्लेक्स है अगर एब्सेंट है यानी नेगेटिव है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि पेशेंट के जो है वो क्या है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो चुका है। तो टेंडन रिफ्लेक्स हम लोग चेक करते हैं हमेशा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस डोज नहीं देते हैं। वही सारी चीजें लिखी हुई है। गिव मेंटेनेंस डोज इफ ओनली एबव 3 पैरामीटर्स आर नॉर्मल। अगर ये पैरामीटर्स नॉर्मल है यानी यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट 12 से ज़्यादा है और टेंडन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस डोज को दे देते हैं। और फिर से 4 घंटे बाद फिर से चेक करेंगे, और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मेंटेनेंस डोज शुड बी गिवन टिल 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, यानी हम लोग मेंटेनेंस डोज जो है ये हम लोग 24 घंटे बाद यानी डिलीवरी के 24 घंटे बाद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। 24 आवर्स आफ्टर लास्ट कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन के 24 घंटे बाद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं हमारे मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, अर्लीस्ट साइन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ नी जर्क या लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स, यानी टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा जाएगा तो एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगा, यानी डायाफोरेसिस हो जाएगा। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक हमारा पहुंच चुका है। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट अगर हो चुका है तो इसका मतलब क्या है कि 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक पहुंच चुका है। तो एंटीडोट हम लोग क्या देते हैं मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 10% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑफ 10 ml, 10% और कितना देना है, 10 ml देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, तो कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट इज नॉट अ साइन ऑफ MgSO4, तो क्या है, डिक्रीज यूरिन हो रहा है पहले से ही, तो हम लोग क्या करेंगे, MgSO4 देंगे, नहीं देंगे। तो वी मेजर यूरिन आउटपुट एवरी टाइम बिफोर गिविंग MgSO4 बिकॉज MgSO4 इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। MgSO4 क्या होता है, किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो जब हमारा यूरिन ही लेस बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, किडनी में जमा हो जाएगा, तो किडनी में जमा होना क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो कब देते हैं हम, इक्लेम्सिया अगर प्रेजेंट रहेगा तब देंगे, सीवियर प्री इक्लेम्सिया में दे सकते हैं, हेलप सिंड्रोम में, और इम्पेंडिंग जो हमारा क्या है, इम्पेंडिंग जो हमारा इक्लेम्सिया है उस केस में भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट्स में, और अपने सुझाव जरूर दें। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।